तो इस तरह के छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या आप इस तरह से आ सकता है कि उसके मसल्स के नाम लिखें कि कौन-कौन से मसल्स होते हैं। और अगर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो उसमें ये आ सकता है कि आप या तो उसका पूरा स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करें या उसका पूरा फंक्शन डिस्क्राइब करें। मोस्टली मैम लॉन्ग में सिलेबस एनाटॉमी या फिजियोलॉजी कोई एक चीज आती है ना? और शॉर्ट में क्या होता है कि उसके पर्टिकुलर कोई एक पार्ट का भी, जैसे कॉर्निया को डिस्क्राइब करें या आईज की 3 लेयर्स को डिस्क्राइब करें। तो शॉर्ट में उसके कोई एक पार्ट का आ सकता है जो क्वेश्चन है, और जब लॉन्ग आता है तो प्राय उसकी या तो एनाटॉमी आ जाती है या फिजियोलॉजी। मैम सिलेबस पे आई और ईयर बस सेंस ऑर्गन का लिखा हुआ है, तो दो को ही करना है क्या? नोज भी है उसमें, देखें 3 है, नोज, ईयर, आई। तो आपको 3 ही करना है ना? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये तीनों ही करेंगे। मैम हमारा ये वाला कोर्स कंप्लीट हो गया इसका, एनाटॉमी का। बिल्कुल, आज कंप्लीट हो गया आपका। सब हमारी नहीं हुआ करेगी मैम? अब इसके बाद हठ योग शुरू करेंगे आप लोग का, जो सेकंड पेपर है हठ अभी योग। अभी तक आपने पढ़ाया, हमने सुन लिया। अब हम खुद से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो तो उसके अभी है बीच में। ना, हठ योग में हम साथ में हैं, तो कभी ऐसा लगेगा कि जैसे अगर 4-5 कुछ हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो कलेक्ट करके हम कोई एक क्लास इसकी कंडक्ट कर लेंगे, है ना? क्योंकि मैम लेकिन अभी अब इतना पढ़ा हाँ, ना अभी 7th में, तो आईज का ऐसा लगा बहुत सारा हो गया है सब कुछ। अभी सुन तो लिया सारा, बट ऐसा लग रहा है कि आईज टफ है बहुत ज्यादा। क्योंकि देखिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि हठ योग की क्लास चल रही है उसमें हम एनाटॉमी पूछ लें। ठीक है, अगर कोई हमें एक ऐसा लगता है कि भाई 4-5 लोगों की क्वेरीज है तो हम एक क्लास ही उसकी अलग से रख लेंगे, है ना? आप वो क्वेरीज मुझे चाहे तो पर्सनल में व्हाट्सएप में भेज दीजिए कि क्या क्वेश्चन है आपका। तो वो 4-5 क्वेश्चन जब भी कलेक्ट हो गए ऐसे, तो एक क्लास ही उसकी कंडक्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम हठयोग में बीच में डालेंगे तो वो पूरा ही लीक से हट जाएगा। मैम क्योंकि जैसे अब हटी उसके लिए लेके ना, फिर पूरी बीच में अगर सब लोगों की क्वेरी थोड़ी सी इकट्ठी होती तो कोई एक दिन कर लेंगे, क्योंकि पर्सनल बिल्कुल आपको बार बार डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, मैं भी कर आप रही हूँ जो और भी सबसे क्वेश्चन है ना, जो भी क्वेश्चन है ना, वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप भेजते जाएं। तो जब वो 5-6 मेरे पास कलेक्ट हो गए, तो फिर मैं एक क्लास को अनाउंस कर दूंगी, वहां मैं सॉल्व नहीं करूंगी आपके, लेकिन उससे ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ 5-6 क्वेश्चन हो गए हैं, तो हम एक क्लास उसकी कंडक्ट कर लेंगे। तो वो जो मेरे पास 6 क्वेश्चन आए हैं उसको मैं क्लियर कर दूंगी। मैम एक चीज और थी। मैम जैसे फर्स्ट वाली यूनिट कर रही थी मैं अभी, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसके जो कंपोनेंट थे उसमें हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड था। तो फिर ब्लड को पढ़ा, तो ब्लड में जैसे वो लाल रक्त कणिका है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। फिर मैम हीमोग्लोबिन वगैरह उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, देखिए हीमोग्लोबिन आपको जो आरबीसीज हैं उनके लिए, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दो को आपको मेन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों लगभग हर बीमारियों में रिलेटेड होती हैं। तो हमको ठीक। ये देखना है कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, तो आप विजुअलाइज कीजिए कि आप किसी एक की थेरेपी कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए। और मैम ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये सारी चीजें मतलब उसमें करनी पड़ेंगी इसी हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में? बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर आप थेरेपी में जा रहे हैं, मतलब शायद मैंने पहले भी ये चीज बोली थी कि उस समय तक क्या होता है, व्यक्ति जब योग की शरण में आता ना, तब तक वो बाकी सब जगह भटक चुका होता है ना? और जब फाइनली बार बार डॉक्टर और सब लोग बोलते कि भाई योग करो, मेडिटेशन करो, तब वो आता है। और चूंकि हमेशा जो थेरेपिस्ट होते हैं उनकी फीस हाई होती है, तो वो जो इतना अवेयर होता है वो पेशेंट की, वो नेट पर पूरी स्टडी कर चुका होता है अपने बारे में। तो जब वो आपके पास आएगा ना, तो वो ऐसे नहीं बोलेगा कि मुझे शक्कर की बीमारी हो गई है, अब ये हो गया। वो आपसे टर्मिनोलॉजी में बात करेगा। उसके 2 रीजन होते हैं। एक तो वो ये देखेगा कि आप में कितनी डेप्थ है, आप कितने जानकार हैं, है ना? क्योंकि अगर आपको टर्मिनोलॉजी ही नहीं मालूम है, तो आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे?
और सेकंड क्या होगा कि उसकी वो हैबिट हो चुकी है, क्योंकि वो बार बार डॉक्टर के पास जा रहा है, बार बार अपनी रिपोर्ट देख रहा है। इवन वो इसको भी टर्मिनोलॉजी में करेगा कि भाई मेरी आफ्टर फास्टिंग हुई है या मेरी बिफोर फास्टिंग हुई है। तो इसलिए आपको जिन चीजों से बार बार हमारा पाला पड़ना है, वो चीजें आप भी बार बार दोहराएंगे, तो ऑटोमेटिक आपके ब्रेन में वो रजिस्टर्ड होती जाएंगी धीरे धीरे, है ना। और जितना आपको वो ये समझ पाएगा कि आपको नॉलेज है, उतना आप पर ट्रस्ट उसका बढ़ेगा। और बहुत सारी चीज तो देखिए योग और एक्सरसाइज ने कराई, लेकिन 30% लगभग काम आपका ट्रस्ट करता है। जो वो जी आप पे ट्रस्ट करता है, उससे वो 30% ठीक हो जाता है। बाकी 70% वो योग और उस पे होता है ना। तो वो जो ट्रस्ट आप पे आएगा, वो बहुत जरूरी है क्रिएट करना, है ना। तो इसलिए आप जितना पढ़ेंगे, इवन अगर कोई बोलता भी है कि भाई हमको ये प्रॉब्लम है, आप उस समय अपनी कुछ एंगेजमेंट, कुछ व्यस्तताएं बता दीजिए, रोक दीजिए कि मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। फिर आप उसकी प्रॉब्लम को पूरा स्टडी कीजिए, तब उसको कॉल बैक करिए। जरूरी नहीं है फर्स्ट टाइम ही आप बात करें। तो ये कुछ एक चीजें होती हैं, स्किल्स होती हैं, जो आपको योग थेरेपिस्ट बनाने में हेल्पफुल होती हैं। थैंक यू। मैम जो आई विजन कम होने लगता है तो वो मसल्स वीक होने की वजह से या मतलब क्या प्रॉब्लम होती है कि आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है, दिखना बंद हो जाता है? हाँ, इसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ये इसमें हम किसी एक रीजन को नहीं बोल सकते हैं, है ना। आपके मसल्स वीक हो सकते हैं, आपका लेंस में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो किसी भी चीज के लिए अगर मैं आपसे बोलती कि मेरा ये हाथ दुख रहा है यहाँ से, तो इसके लिए भी नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं। तो मैं हमेशा बार बार बोलती कि विदाउट डायग्नोसिस थेरेपी मत शुरू करिए। हमेशा बोलिए कि नहीं, आप पहले डॉक्टर के पास जाइए, जो टेस्ट हैं वो कराइए, उसको डायग्नोसिस कीजिए कि प्रॉब्लम है क्या, तब तो हम उसका सलूशन करेंगे। आपको प्रॉब्लम ही नहीं मालूम और हम सलूशन करना शुरू कर दें, तो होना पॉसिबल नहीं है ना। वो ठीक है, एक आध दो बार अंधेरे में तीर लग गया, ठीक है। तो हर चीज के बहुत सारे मल्टीपल रीजन होते हैं, तो सबसे बेस्ट होता है कि पहले आप उसको बोलें कि नहीं, आप जाइए डॉक्टर के पास और आप डायग्नोसिस कराइए कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। जब एक बार प्रॉब्लम समझ आ जाएगी, तब फिर हम उसको आगे बढ़ते हैं। चलिए, और कोई क्वेश्चन है क्या? एक और ले सकते हैं हम अभी। मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आइज़ की रोशनी जैसे किसी को चोट लगने से मतलब कम हो जाती है या कोई और रीज़न से, तो क्या वो ट्रीटमेंट के साथ धीरे-धीरे वापस आती है या जो मतलब चली गई है वो अब चली गई, ऐसा रहता है? देखिए, वही क्वेश्चन का अभी भी मैंने रिप्लाई दिया था कि पहले तो रीजन पता हो कि उसकी जो मसल्स हैं वो डैमेज हुई, या सपोज उसका लेंस ही डैमेज हो गया। तो लेंस डैमेज हो गया तो आप कितना भी ट्रीटमेंट कराएं, एक्सेप्ट सर्जरी से वो लेंस ही चेंज करा दें, तो तब ठीक होगा। अगर मसल्स हैं तो वो कितनी डैमेज है, कहाँ की डैमेज है, तो ये सारा डिपेंड करता है कि रीजन क्या है। तो मान लीजिए मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हुई है, तो कुछ एक्सरसाइज, कुछ मेडिटेशन से, सॉरी, मेडिसिन से हो सकता है वो इम्प्रूव हो जाए और ठीक हो जाए। तो वो डिपेंड करता है कि उसकी चोट कहाँ लगी है, कितनी लगी है और उसने किस पार्ट को डैमेज किया है, उस पर डिपेंड करेगा। मैम, जैसे किसी किसी की ब्रेन सर्जरी जब होती है तो उनका कंट्रोल चला जाता है आंखों पर से, और मतलब जैसे वो जो ग्लैंड से वो सेक्रेशन नहीं होता है लिक्विड का आंखों में, तो ये प्रॉब्लम कभी क्योर होगी कि कभी क्योर नहीं हो पाएगी? मोस्टली अगर ब्रेन से प्रॉब्लम होती है तो फिर मुश्किल होता है, क्योंकि फाइनली हमारी आंख कितना भी काम करे, बट जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं वो ब्रेन के ही होते हैं। इवन जब हम आई बॉल को मान लीजिए लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे कहीं भी मूव करते हैं, तो वो जो मसल्स उस पर कंट्रोल करती हैं, अभी मैंने आपको 6 मसल्स बताई जो इनको रोटेट करने का काम करती हैं। तो ये 6 मसल्स भी रोटेट करने के लिए जो मूव होती हैं, वो किसके इंस्ट्रक्शन पे होती हैं? ब्रेन के।
है ना। तो ब्रेन Okay. हमारा एक मास्टर पार्ट है, या जैसे हम कंप्यूटर में बोलते हैं ना कि सीपीयू हमारा जो होता है वो मेन पार्ट होता है। आप मॉनिटर कितना भी अच्छा ले लीजिए, प्रिंटर कितना भी अच्छा ले लीजिए, अपना कीबोर्ड कितना भी अच्छा, अगर सीपीयू अच्छा नहीं है तो वो सारी चीजों का यूज आप उसकी जो अच्छाइयां हैं वो सब आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में ब्रेन हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना। ओके, थैंक यू मैम। मैम जैसे ये रेटिना अभी अपन ने पढ़ा है, तो रेटिना जैसे पतला पड़ता है तो क्या योग थेरेपी के थ्रू इसका भी ट्रीटमेंट हो सकता है? इसमें त्राटक वगैरह कई चीजें बहुत अच्छी होती हैं जिनसे ये चीजें इम्प्रूव होती हैं, है ना। और बहुत सारी आई एक्सरसाइज भी होती हैं। तो मोस्टली इसका जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो आई एक्सरसाइज कुछ कराते हैं और उसके बाद त्राटक कराते हैं, तो उससे इम्प्रूव होने के चांसेस काफी हद तक रहते हैं। थैंक यू मैम। मैम सिलेंड्रिकल शेप जिसका नंबर होता है उसमें भी ट्राटक वगैरह ये सारी विधियां काम करती हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। और इसमें जो विजन होता ना, इसमें जो जल नेति होती है वो भी एक बहुत अच्छा पार्ट प्ले करती है। जो जल नेति होती है उससे भी विजन जो है वो इम्प्रूव होता है। मैम बच्चों को आजकल बचपन से ही मतलब चश्मे लग जाते हैं, उसका स्फेरिकल शेप या सिलेंड्रिकल शेप जैसे नंबर काफी हद तक सुना जाता है। तो ये बचपन से हम लोगों को अगर ये सब चीजें कराए तो इससे बहुत इम्प्रूवमेंट मिल सकता है उन लोगों को। बिल्कुल मिल सकता। फिर प्लस थोड़ा सा अभी क्या है, जो लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है ना, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, और स्क्रीन टाइम हमेशा आंखों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहता है, अच्छा नहीं माना जाता है। फिर प्लस क्या होता है कि जैसे स्क्रीन टाइम मतलब हमेशा एक हम पास का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं और टनल विजन में देख रहे हैं, और जब हम नॉर्मल रहते हैं तो कभी पास का देखते हैं, कभी बहुत दूर का देखते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज ऑटोमेटिक हमारी चलती रहती है। बट जब हम स्क्रीन में रहते हैं तो हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही लगातार देखते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे ये जो 6 मसल्स बताए हैं, इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उस पे भी इफेक्ट आता है। कि अगर हम मान लीजिए स्क्रीन को 5 मिनट के लिए छोड़ दें, तो हमारा आई मूवमेंट लेफ्ट राइट या कहीं तो भी होता रहेगा, एक पॉइंट पर कभी भी नहीं रहेगा। इवन आप अगर 1 घंटे भी बैठे या 5 मिनट भी बैठे, तो वो मूवमेंट्स रहेगा। तो वो अपने आप में एक उनके जो मसल्स हैं उसकी एक्सरसाइज होती है। तो जब हम स्क्रीन सॉरी स्क्रीन विजन पर आते हैं तो ये एक्सरसाइज हमारी रुक जाती है। तो ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रीजन होते हैं। फिर डाइट एक रीजन होता है कि डाइट में आप कैसा ले रहे हैं, कितने विटामिन है, कितने मिनरल्स हैं। फिर जो एक उसकी एक्टिविटीज होती है कि आप जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं। इवन स्क्रीन टाइम में मेंटल एक्टिविटी तक रुक जाती है। आपके जो सोचने की क्षमता है, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो तक कम हो जाती है। पहले देखिए, जैसे अगर हमको कभी कुछ प्रोजेक्ट बनाना रहता है, मान लीजिए बच्चे का, तो हम अपनी क्रिएटिविटी यूज करते थे। क्रिएटिविटी यूज कर रहे हैं मतलब क्या, हम अपने दोनों हेमिस्फीयर को यूज कर रहे हैं, और हेमिस्फीयर के न्यूरॉन्स को यूज कर रहे हैं मतलब कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। तो एक तरह से वो ब्रेन एक्सरसाइज है कि ऐसा कर लें क्या, ऐसा कर लें क्या, ये बना लें। अब हम क्या करते हैं, सीधे यूट्यूब पे देखते हैं, जो बना बनाया पसंद आ गया उसको फॉलो कॉपी कर लिया। तो वो जो क्रिएटिविटी है वो तो खत्म हो गई ना हमारी। तो ये हमारी भी और हमारे बच्चों के साथ की भी, कि मैम खुद से सोचना। जिन बच्चों में बाय बर्थ होता है, जैसे कई कई बच्चों की बाय बर्थ आई साइड वीक होती है, तो उनकी मतलब वीक उनकी सिर्फ सर्जरी ऑप्शन है जब वो 18 प्लस हो हाँ जाते हैं या बिल्कुल, ये आरओपी कहलाता है। ये इसमें आरओपी प्रॉब्लम होती है। तो ये इसमें सर्जरी, कुछ लेजर सर्जरी बचपन में भी होती हैं, तो वो कुछ लेजर सर्जरी से इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। और फाइनली फिर वो एडल्ट जब होते हैं तो वो सर्जरी ही उनका एकमात्र। उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे मिडिल लेयर होती हैं जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, वहां पर एक्सेस ब्लड वेसल्स बनने लगती हैं, है ना। मतलब जब ग्रो अप होता है तो क्या होता है कि एक ब्रेन को मैसेज जाता है कि यहाँ ब्लड वेसल्स बन रही हैं। ये अक्सर प्री मैच्योर बेबी में ज्यादा होता है।
तो वो मैसेज तो ब्रेन तक जा रहा है, लेकिन वहां प्रॉपर कनेक्शन नहीं डेवलप हो रहे हैं। तो वापस ब्रेन मैसेज भेजता है कि ब्लड वेसल्स डेवलप करो, तो वहां पे क्या होता है कि ऐसा गुच्छा ब्लड वेसल्स का बनने लगता है और वो लेंस के ऊपर वेट डालता है, जिससे कई बार अगर लेंस वहां से अपने कनेक्शन से उखड़ जाता है उस वेट के कारण, तो वो परमानेंट ब्लाइंडनेस होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो एक्सेस में ब्लड वेसल्स जो बन रही हैं वो लेजर के थ्रू रिमूव करते जाते हैं, जिससे लेंस पर वेट ना पड़े, है ना। और फिर फाइनली जब वो एडल्ट होता है तो उसकी सर्जरी करती है। चलिए, अब बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। कुछ एक दो इंफॉर्मेशंस हैं। अभी कल से सेकेंड ईयर की क्लास है और नेक्स्ट वीक तो आप लोग का ऑफ है, तो आप लोग को सारा अपना जो भी करना है वो कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं नेशनल जजिंग के लिए जा रही हूँ, तो एक वीक उसमें लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वाले नेक्स्ट वीक से मतलब 26 से मंडे ट्यूसडे फर्स्ट ईयर की रहेगी, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सेकेंड ईयर की रहेगी, क्योंकि सेकेंड ईयर का भी बहुत सारा पोर्शन बाकी है ना। तो आप लोग का 2 दिन हठ योग होगा, उनका जो एनाटॉमी या योग थेरेपी है वो कंटिन्यू होगा। क्लासेस सब अटेंड कर सकते हैं आप लोग चाहें तो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर रखिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है ना। नॉलेज के लिए आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी का जिनके भी क्वेश्चंस हो वो कल के लिए रख लें, क्योंकि 12:30 हो चुके हैं, तो वो नोट कर लें अपने। हाँ बोलिए। नहीं, प्रैक्टिकल का लिए जैसे ये त्रिकोण आसन है और मैंने अगर इसको चूज किया, इसके बहुत सारे वेरिएशंस भी है, तो मुझे खाली एक ही करना है कि सारे वेरिएशन? मेन है ना, जो वेरिएशन के बाद में हम जो मेन एक बनाते हैं, आपको सिर्फ मेन पर काम करना, मेन पे काम करना, ठीक है। ठीक है। वो मालूम होने चाहिए आपको वेरिएशन, बट फाइल में नहीं करने। फाइल में नहीं करने है ना, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी सारिका जी और रजनी जी आप लोग प्लीज नोट डाउन करके रख लें, तो कल मैं ले लूंगी, है ना। ओके, जय जिनेन्द्र सभी को। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जय जिनेन्द्र। वेलकम।